ओके बच्चों, हम लोग सेकंड चैप्टर के अंदर है। जो रक्त परिसंचरण हम लोगों ने शुरू किया था, पाचन तंत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में अभी तक हम लोगों ने देखा कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है रक्त परिसंचरण। फर्स्ट होता है रक्त, सेकंड आएगा हृदय जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है, और तीसरा आएगा वाहिनियां या वाहिका जिन्हें बोलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे धमनी और शिरा। यानी इन सब चीजों से मिलके हमारा क्या बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग रक्त ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें हृदय। ठीक है, तो हृदय की संरचना किस तरीके से होती है वो हम लोगों को देखना है। तो देखो, सबसे पहले हृदय जो है वो किसका बना होता है। हम लोगों ने पेशीय ऊतक के प्रकार पढ़े हैं 9th क्लास के अंदर। जो पेशीय ऊतक होते हैं वो रेखिक, अरेखिक और तीसरा प्रकार होता है हृदय पेशी, है ना। तो हृदय पेशियों से बनी हुई संरचना है, एक मासल संरचना है, जो कि लगभग 250 से 300 ग्राम जो है वो वेट वाली होती है। अगर हम बंद करें इसको, इसका आकार देखते हैं तो इस तरीके से ये जो मुट्ठी हमारी बंद है, इस बंद मुट्ठी के आकार की रेड कलर की संरचना जो कहाँ पाई जाती है, हमारे जो दोनों फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों के बीचों बीच जो गेप होता है वहां पर। लेकिन 1.5 सेंटीमीटर के लगभग ये किधर झुकी होती है, बाईं ओर, क्योंकि ये जो दायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा साइज में हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की संरचना है। क्योंकि ये हृदय पेशी है, हृदय पेशी जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है, सिकुड़ती और रिलैक्स होती है। तो ये हृदय पेशियां कभी भी थकती नहीं थकती, और अनैच्छिक गति क्या करती रहती है। अनैच्छिक होने का मतलब हमारे कंट्रोल में हृदय का मूवमेंट नहीं है। हम चाहे भाई हृदय तो थक गया होगा, रात भर धक धक तूने किया है तो तू रेस्ट कर ले, तो हम अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। अगर हृदय रेस्ट पे गया तो हम भी परमानेंटली क्या हो जाएंगे, रेस्ट पे चले जाएंगे। अरे बस समझ में। तो हृदय जो है वो क्या है, ये पेशियां हृदय पेशी से बना है, और ये पेशियां कभी भी थकती नहीं है, ये एक विशेषता होती है ना। उसके बाद देखो, हृदय जो है, मान लो ये हृदय है ना। ये मैंने कहा कहाँ पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के बीच में जो गेप होता है वहां पर पाया जाता है ना। अब इस गेप के अंदर ये हृदय जो है, एक झिल्ली, जैसे कि सपोज ये झिल्ली है, इस झिल्ली से क्या करता है, ढका हुआ रहता है। ठीक, तो ये जो झिल्ली होती है वो ढकी रहती है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, हृदयावरण, यानी हृदय के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण, हृदय प्लस आवरण। ठीक, तो ये जो है आवरण है वो 2 झिल्लियों से बना होता है, ये पहली झिल्ली और ये दूसरी झिल्ली। तो ये दोनों झिल्लियां मिलकर क्या कहलाती है, हृदयावरण। अब इस हृदयावरण में क्या पाया जाता है, एक तरल पाया जाता है जिसको कहते हैं हम हृदयावरणी तरल। आगे बात समझ में। तो हृदयावरण जो आवरण होता है 2 झिल्लियों से बना हुआ होता है। इस झिल्लियों के बीच में एक तरल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हृदयावरण तरल। तो अब इस हृदयावरणी तरल का क्या काम है, ये तरल जो है, सपोज आपको एकदम धक्का लगा यहाँ पर, तो एकदम जो चोट लगी है उससे क्या होगा, ये हृदय के जो ऊतक है वो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो धक्का है उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है, उसको क्या किया जाता है, इस हृदयावरणी तरल के द्वारा कम कर दिया जाता है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जितनी चोट इस हृदय को पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं पाती, यानी ये हृदय की आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। दूसरा है, ये हृदय क्योंकि सिकुड़ रहा है और रिलैक्स हो रहा है, सिकुड़ रहा है रिलैक्स हो रहा है, तो ये जो घर्षण, क्योंकि सिकुड़ रहा रिलैक्स हो रहा है तो एक घर्षण वाली एक्टिविटी हो रही है ना, तो इसकी जो इसके लिए जरूरी है सिकुड़ने और रिलैक्स होने के लिए कि हृदय की मांसपेशियां कैसी बनी रहे, नम बनी रहे। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऊतक अपने आप क्या होने शुरू हो जाएंगे, नष्ट होना शुरू होंगे। तो हृदय को नम बनाना इसका क्या है, काम है। आपकी बुक में सिर्फ एक काम दे रखा है कि हृदय के आघातों से रक्षा कर रहा है, लेकिन दूसरा काम हृदय को नम बनाए रखना। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हृदयावरणी तरल के काम बताइए। आगे बात समझ में। तो ये 2 काम आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं हम हृदय की इंटरनल स्ट्रक्चर। ये तो बाहर वाली स्ट्रक्चर हो गई। अब इस हृदयावरण के अंदर कैसा हृदय पाया जाता है, तो अगर हम लोग ये देखते हैं तो हृदय जो है, मानव हृदय, वो 4 कक्ष में बटा होता है। ठीक है, 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निलय। ठीक है, ऊपर जो पाए जाएंगे, मतलब ये इस तरीके से हम माने, ये ऊपर जो पाए जाएंगे वो तो होंगे आलिंद। ठीक है, और ये जो नीचे पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे निलय। ठीक है, आलिंद थोड़े बड़े होते हैं और नीले साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक,
समझ आया? फिर उसके बाद देखो, अब ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हाथ हमारा दायां है, लेकिन हम हृदय को पढ़ कैसे रहे, ऐसे, है ना? तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा कहलाएगा बायां, इधर भी बायां, ठीक है, और ये दायां। तो ऊपर वाले क्योंकि दोनों आलिंद होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दायां आलिंद, और ये क्या हो जाएगा, बायां आलिंद। लड़कियां ये करती ऊपर बायां आलिंद, ये नीचे दायां आलिंद, ऐसा नहीं होगा, इधर भी आलिंद इधर भी आलिंद है। ये वाला हिस्सा दाएं हाथ की तरफ हमें जब चित्र में बनाना है तो बायां बनाना है, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं इसको इन फ्रंट, ठीक है। फिर उसके बाद दायां आलिंद ये हो गया, फिर निलय आया, तो ये कौन सा निलय हो जाएगा, बायां निलय, और ये क्या हो जाएगा, दायां निलय। तो इस तरीके से ये हृदय जो है वो 4 कक्ष के अंदर बटा हुआ होता है। ये चीज ध्यान रखना, आलिंद की साइज जो होती है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है, और निलय कैसे होते हैं, तो थोड़े छोटे होते हैं। समझ आ गया? फिर उसके बाद अब देखो, याद रखने का तरीका है, जिसमें एक मात्रा ज्यादा है वो बड़ा, एक मात्रा ई की मात्रा दोनों में कॉमन आ रही है, छोटी छोटी, लेकिन मात्रा किसमें ज्यादा है, आलिंद में आ की मात्रा ज्यादा है। तो जिसमें मात्रा ज्यादा वो बड़ा, और जिसमें मात्रा छोटी वो कम। तो आलिंद बड़े होते हैं और निलय क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब इसमें भी डिफरेंस होता है, दायां आलिंद थोड़ा बाएं के कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है, और दायां निलय जो होता है वो छोटा होता है। और बायां निलय क्या होता है, यानी दायां आलिंद बड़ा होता है और बायां निलय बड़ा होता है, ठीक है। इनमें दोनों में डिफरेंस होता है, किसके कंपैरिजन में, दाएं और बाएं निलय के कंपैरिजन में, और दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के कंपेयर में। तो ये क्यों होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखो, यहां पर अगर हम डायग्राम के अंदर देखते हैं, है ना, डायग्राम में कहा दिख रहा है आपको, ये 4 कक्ष आपको नजर आ रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये हमारा बायां आलिंद हो गया यहाँ ऊपर की तरफ, ये बायां क्या हो गया, निलय हो गया। इधर क्या हो गया, ये दायां आलिंद हो गया ऊपर की तरफ, और ये दायां क्या हो गया, निलय हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। समझ आ गया? तो ये हमारा दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय होता है। समझ आएगा? अब क्या होता है, देखो एक सिंपल सी चीज समझना, कि जो रक्त आएगा वो महाशिरा इधर लेके आएगी, कहाँ लाएगी, ये महाशिरा है, पूरा फ्लो में आपको समझाऊंगी। लेकिन दाएं आलिंद से रक्त को किधर आना होता है, दाएं निलय में। तो निलय में यानी ये कमरा है और इसके आगे एक कमरा है, तो वहां से इधर आने के लिए यहाँ बीच में क्या होना जरूरी होगा, गेट होना जरूरी होगा, ठीक है। तो वही समझो कि इस दाएं आलिंद से रक्त किधर जाता है, इस दाएं निलय में। तो यहाँ पर एक छेद पाया जाता है, और इस छेद के ऊपर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है, उत्तकी है ना, उसे कपाट बोलते हैं हम लोग। तो हमेशा ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि दाएं निलय और दाएं आलिंद के बीच में जो कपाट पाया जाता है वो त्रिवलनी कपाट होता है, क्योंकि जो उत्तकीय संरचना होती है उसमें कितने वलय होते हैं, इस तरीके से ये 3 वलय होते हैं, यानी ये जो छेद है उसके चारों तरफ 3 उत्तक पाए जाते हैं जो इसको ढकते हैं। यानी जब रक्त आलिंद से ये निलय में आ जाए तो वापस निलय से कहाँ नहीं जाए, यानी रक्त यूं आना है, कहां से, दाएं आलिंद से कहाँ आना है, दाएं निलय में, ठीक है। तो ये वापस इस निलय से ऊपर नहीं जाए तो ये कपाट क्या हो जाते हैं, वापस बंद हो जाते हैं। यानी रक्त को आलिंद से निलय में जाने के लिए जो कंट्रोल होता है वो करके रखते हैं ये कपाट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं आलिंद और बाएं निलय में भी गैप होता है, तो जो कपाट होता है वो पाया जाता है, तो इसे बोला जाता है द्विवलनी कपाट। तो ये 1-1 नंबर की क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच में और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा होता है, तो बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है, आ रही बात समझ में, रक्त को आने और जाने देने का जो कंट्रोल का काम करता है वो होता है द्विवलनी कपाट, और इधर होता है त्रिवलनी कपाट। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले बायकस्पिड, ब से बाया और ब से बायकस्पिड, तो बायकस्पिड इसको कहा जाता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और ये ट्राइकस्पिड होता है, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, कपाट हो गए। उसके बाद हम लोगों को जो लब डब की साउंड आती है ना, धक धक धक, तो वो इन्हीं कपाटों के खुलने और बंद होने से आती है। यानी जब भी ये कपाट बंद होते हैं तब आपको लब डब की साउंड क्या होती है, सुनाई देती है। आई बात समझ में? तो आपको धक धक की आवाज इन कपाटों के खुलने और बंद होने से सुनाई देती है। और एक टाइम में ये 72 टाइम्स होता है, यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हृदय क्या करता है, धड़कता है, हम ये मानते हैं 72 टाइम्स इसका रहता है। फिर उसके बाद देखो, अब देखो
जो ब्लड है वो किधर से किधर आता है, इसके साथ ये मैंने लिखा है महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा और महाशिरा। ये क्या होती है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने बनाया नहीं, यहाँ पे पश्च शिरा होती है और पश्च महाशिरा कहते हैं इसको, और ये यहाँ होती है अग्र महाशिरा, इसको हम अग्र महाशिरा कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, ये हमारी कोशिका है, सपोज इसके अंदर क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस, ठीक है, ATP के अंदर, यानी ऊर्जा के रूप में, है ना। तो ये जो CO2 प्लस H2O प्लस ATP है ना, तो ये जो CO2 है वो तो क्या कर दी जाती है, अपशिष्ट होता है तो निकालनी जरूरी होती है, और इसको ग्लूकोज को तोड़ना है ATP यानी ऊर्जा के लिए तोड़ना जरूरी है, और इस तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आ कहाँ रही है, फेफड़ों, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन हमको विभिन्न कोशिकाओं तक क्या करनी है, पहुंचानी है। और CO2 बाहर निकालते हैं हम, जब सांस छोड़ते हैं तो क्या निकालते हैं, CO2। ये CO2 जो है वो फेफड़ों के द्वारा निकाली जाती है, ऑक्सीजन है वो अंदर ली जाती है, तो कहाँ ली जाती है, फेफड़ों में ली जाती है ना। तो ये सब करते समय तो ऑक्सीजन जो अंदर ली गई है वो कहाँ ली है, हमने सांस अंदर ली तो हम कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ली तो फेफड़ों में है, और ऑक्सीजन को पहुंचाना कहाँ है, कोशिका तक। तो कोशिका को पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारा रक्त ही करेगा। रक्त जो है उसके अंदर आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे बात समझ में। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये इस कोशिका तक क्या लाएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये जो है इस तरीके की प्रोसेसिंग को चलती है। अब यहाँ पर सपोज ये कोशिका है, इसने ऑक्सीजन लिया, ये ग्लूकोज टूट गया, टूटने के बाद CO2 बनी, H2O बनी और ऊर्जा तो हमने काम में ले ली, हमें दैनिक जीवन में जो भी काम करने। CO2 क्योंकि अपशिष्ट है तो CO2 तो हमें निकालनी है और वापस नई ऑक्सीजन क्या करनी है, लेके आनी है। तो ये जो CO2 है इस कोशिका या उत्तक हम मान सकते हैं, उत्तक किससे मिलके बना होता है, कोशिकाओं से तो मिलके बना होता है ना। तो ये जो CO2 होती है वो रक्त के अंदर छोड़ी जाती है। अब इस रक्त को हम बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ऐसा रक्त जिसमें क्या पाई जाती है, CO2, उसे हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त। इस अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से, विभिन्न उत्तकों से कौन लेके आती है, महाशिरा। ये दिख रही है महाशिरा, अग्र और पश्च दो होती है, तो ये महाशिरा लेके आती है। यानी अगर हम देखें तो शिराओं में कौन सा रक्त होता है, CO2 यानी अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त रक्त होता है। महाशिरा लेके आएगी। महाशिरा आपको किससे जुड़ी हुई दिख रही है, यहाँ पे दाया आलिंद से, तो कहाँ लेके आएगी, दाया आलिंद में। समझ रहे हो, ठीक है। दाया आलिंद आया, दाया आलिंद से ये कहाँ पहुंचेगा, कौन सा कपाट खुलेगा, ये पूरा भर गया, ठीक है, दाया आलिंद रक्त से। तो ये कपाट क्या हो जाएगा, यानी ये त्रिवलनी कपाट खुल जाएगा, मतलब हट जाएगा। ये बंद था, जैसे ही रक्त से पूरा भर गया, ये इस तरीके से बंद था, है ना। जैसे ही दाया आलिंद किससे, रक्त से भर गया, तो ये कपाट इस तरह से खुल जाएगा, पूरा ब्लड कहाँ आ जाएगा, दाया निलय में। तो हम बोलेंगे दाया निलय। समझ आ रहा है। उसके बाद क्योंकि हृदय में रक्त आया, ऑक्सीजन हमको लेनी, इस रक्त को शुद्ध होना है, तो ये हृदय से रक्त को कहाँ पहुंचाना है, फेफड़ों तक। कहाँ पहुंचाना है, फेफड़ों तक, क्योंकि फेफड़ों में क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। आ रही बात समझ में। तो ये पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो कौन करेगी, फुफ्फुसीय धमनी। कौन करेगी, फुफ्फुसीय धमनी। अभी मैंने कहा कि शिरा के अंदर हमेशा CO2 युक्त रक्त होता है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि फुफ्फुसीय धमनी यानी वो धमनी जो फेफड़ों से जुड़ी हुई है। क्यों कह रहे हैं इसको फुफ्फुसी, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, तो वो धमनी जो फेफड़ों से जुड़ी हुई है वो फुफ्फुसीय धमनी यहाँ पे एक्सेप्शन है। मतलब ये इकलौती ऐसी है जिसमें कौन सा रक्त होता है, CO2 युक्त। बाकी जितनी भी धमनियां होंगी उसमें कौन सा होगा, O युक्त रक्त होगा। धन्नो, ओ की आवाज आ रही है, तो धमनी हमेशा
ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी नहीं ले जाएगी, या अशुद्ध यानी CO2 युक्त रक्त को लेके जाएगी। अब फेफड़ों में ऑक्सीजन तो ले ली जाती है और CO2 क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है। यानी अब रक्त किससे युक्त हो गया है, O2 युक्त, यानी ये कैसा हो गया है, शुद्ध रक्त हो गया है। ठीक है, तो अब शुद्ध रक्त को वापस, ऐसा नहीं कि अंगों तक पहुंचा दिया, वापस इसको हृदय तक लाया जाएगा। लाने का काम क्योंकि फेफड़ों से जुड़ी हुई है, तो फुफ्फुसीय शिरा, कौन, फुफ्फुसीय शिरा जो है वो क्या करेगी, कहां दिख रही है आपको फुफ्फुसीय शिरा, ये रही फुफ्फुसीय शिरा, ये जो है रक्त को लाएगी पहले कहां, बाएं आलिंद में। कहां लेके आएगी, बायां आलिंद में। बायां आलिंद रक्त से भर गया, क्या हो जाएगा, खुल जाएगा कपाट, कौन सा, द्विवल्ली कपाट। सारा रक्त कहां आ गया, बाएं निलय में, बायां निलय। अब बायां निलय जो होता है वो इस तरीके से आप देखो, ये इस तरीके से, ये आपकी महाधमनी होती है। ठीक है, महाधमनी तक पहुंचाएगा। महाधमनी जो होती है वो कहां पहुंचाती है, अंगों और ये उत्तक तक पहुंचाने का काम करती है। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से रक्त का पूरा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में, फिर दाएं निलय में, फिर फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों में, फिर फुफ्फुसीय शिरा, शिरा में हमेशा CO2 युक्त रक्त होता है, लेकिन यहाँ पर ये वापस शिरा जो फुफ्फुसीय शिरा है वो एक्सेप्शन है, इसके अंदर कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त है। फिर ये बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में, फिर महाधमनी अंगों तक पहुंचाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि रक्त 2 बार गुजर रहा है, इस वाले हिस्से में यानी दाएं हिस्से में रक्त कौन सा है, अशुद्ध, और बाएं हिस्से में कौन सा रूप है, शुद्ध। क्योंकि हृदय से रक्त 2 बार होके गुजरता है, इसीलिए मानव रक्त परिसंचरण को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे हम लोग, दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाएगा। और जो रक्त है वो धमनी और शिराओं के बंद नलियों में बहता है, इसलिए हम इसको बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हृदय की क्या हुई, संरचना। तो ये एक जो चक्र है वो पूरा चक्र जो है वो हृदय चक्र कहलाता है। मतलब ये महाशिरा के द्वारा लाए रक्त से महाधमनी द्वारा वापस उत्तकों तक जो रक्त है वो एक पूरा हृदय चक्र है। तो आपको इस तरीके से हृदय की आंतरिक संरचना पूरी समझानी है।